गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 15th चैप्टर ऑफ एम लक्ष्मीकांत, दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट्स रिलेशंस को हम पढ़ेंगे आज इस 15th चैप्टर में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग फेडरल इन स्ट्रक्चर डिवाइड्स ऑल द पावर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, मतलब हमारे यहाँ पे जो पावर है लेजिस्लेटिव पावर, मतलब वो पावर जो लॉज बनाती है, मतलब लॉ बनाने की पावर, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इंप्लीमेंट करने की पावर, एडमिनिस्ट्रेशन करने की पावर, और फाइनेंस पैसों से रिलेटेड जो पावर्स है उसको सेंटर और स्टेट के बीच में बांटा गया है। और किसने बांटा है? कॉन्स्टिट्यूशन ने बांटा है। हाउएवर देयर इज नो डिवीजन ऑफ जुडिशियल पावर एज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम टू एनफोर्स बोथ सेंट्रल एंड एज वेल एज स्टेट लॉ। लेकिन एक और करने की बात है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को तो बांटा गया है, लेकिन जुडिशियल पावर, जुडिशरी की पावर को नहीं बांटा है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बनाता है जो सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज दोनों को इंप्लीमेंट करता है। लेकिन कुछ फेडरेशन, जो एक फेडरल कंट्रीज होती है, फेडरेशन होती है जैसे कि अमेरिका, वहाँ पे फेडरल लॉज वहाँ की फेडरल जुडिशरी एनफोर्स कराती है और स्टेट लॉज वहाँ की स्टेट जुडिशरी कराती है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जो सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज दोनों को एनफोर्स कराता है। दो द सेंटर एंड द स्टेट्स आर सुप्रीम इन द रेस्पेक्टिव फील्ड्स, द मैक्सिमम हार्मोनी एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम इज एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द फेडरल सिस्टम। तो ये कहा जा रहा है कि सेंटर और स्टेट्स अपनी अपनी रेस्पेक्टिव फील्ड में, मतलब जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर दी है, जहाँ तक उनको जुरिस्डिक्शन दिया है, वहाँ पे सेंटर अपनी जगह ताकतवर है और स्टेट अपनी जगह ताकतवर है, मतलब दोनों अपने अपने स्फीयर ऑफ एक्शन में सुप्रीम है। लेकिन मैक्सिमम हार्मोनी और कोऑर्डिनेशन जरूरी है जिससे ये जो फेडरल सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क करे। हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स एलैबोरेटेड प्रोविजन टू रेगुलेट द वेरियस डायमेंशंस ऑफ रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। सो अगर सेंटर और स्टेट के बीच में सही से कोऑर्डिनेशन होगा, सही हार्मोनी होगी, कोई डिस्प्यूट नहीं आएगा, तो ये हमारा फेडरल सिस्टम इफेक्टिवली काम करेगा। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे एलैबोरेटेड प्रोविजन है जो रेगुलेट करते हैं सेंटर और स्टेट्स के रिलेशंस को। द सेंटर स्टेट रिलेशन कैन बी स्टडीड अंडर 3 हेड्स। तो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को हम 3 हेड्स के अंदर पढ़ सकते हैं: लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस। लेजिस्लेटिव रिलेशंस समय पहले हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशंस, मतलब वो रिलेशंस जो लॉ बनाने की ताकत को कैसे बांटा गया है सेंटर और स्टेट के बीच में, लॉज बनाने के रिलेशंस। आर्टिकल 245 टू 255 ऑफ पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो आर्टिकल 245 से लेकर 255 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो पार्ट 11 है, वो लेजिस्लेटिव रिलेशंस मतलब लॉज बनाने वाले रिलेशन से डील करता है, सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशन से डील करता है। बिसाइड दिस देयर आर सम अदर आर्टिकल्स डीलिंग विद द सेम सब्जेक्ट्स। और इनको छोड़कर भी 245 से 255 तक तो स्पेसिफिकली जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है सेंटर और स्टेट के, उनके बारे में बात की है यहाँ पे। लेकिन इनको छोड़ के भी थोड़े और आर्टिकल्स है जो सेम सब्जेक्ट पे डील करते हैं, वो सब हम यहाँ देखेंगे। लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो डिवाइड्स द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट विद रिस्पेक्ट टू बोथ टेरिटरी एंड सब्जेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन। तो दूसरे किसी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी डिवाइड करता है लेजिस्लेटिव पावर्स को सेंटर और स्टेट के बीच में। और किस रिस्पेक्ट में? टेरिटरी के रिस्पेक्ट में और सब्जेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब कितने एरिया पर कौन लॉ बनाएगा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर, कौन कौन से मैटर्स पर कौन लॉ बनाएगा, ये क्लियरली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। मतलब कौन किस पे लॉ बनाएगा और कौन कितनी जगह पर लॉ बनाएगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है। फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड अंडर 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस एज वेल एज द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर इन सर्टेन केसेस। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसके जो प्रोविजंस के हिसाब से पार्लियामेंट को ये ताकत दी गई है कि वो स्टेट फील्ड के 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन, मतलब 5 अबनॉर्मल कंडीशंस, जब सिचुएशन नॉर्मल नहीं है तब पार्लियामेंट के पास ये ताकत है। और वो ताकत किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दी। पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि स्टेट की फील्ड में वो लॉज बना सकता है। कब बना सकता है? 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में, वो हम आगे देखेंगे। और सेंटर जो है वो कंट्रोल भी करेगा। और यहाँ पे पार्लियामेंट लॉज बनाना मतलब सेंटर ही लॉज बनाना है। तो ये तो एक चीज़ हो गई कि इस पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस में वो स्टेट के फील्ड में, मतलब स्टेट की जिस स्टेट को जो मैटर्स दिए गए हैं उन पर भी पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, मतलब सेंटर लॉज बना सकता है। और दूसरा, सेंटर जो है वो कंट्रोल भी करेगा स्टेट लेजिस्लेचर को थोड़े केसेस में, मतलब सेंटर का कंट्रोल भी है स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर। पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पर लॉ बनाती है। पार्लियामेंट जो हमारी दिल्ली में बैठती है, जो हमारा संसद भवन है, वहाँ पे बहुत सारे एमपीज बैठते हैं, वो मिलकर लॉज बनाते हैं पूरे इंडिया के लिए। और हर एक स्टेट की एक सेपरेट स्टेट लेजिस्लेचर भी होती है जहाँ पे एमएलए बैठते हैं और स्टेट के रिस्पेक्ट में लॉज बनाते हैं। थस देयर आर 4 एस्पेक्ट्स इन द सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 4 एस्पेक्ट्स है सेंटर स्टेट रिलेशंस के। टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब कितने एरिया पर, कितनी टेरिटरी पर सेंट्रल लॉ बना सकता है और कितने एरिया पर स्टेट लॉज बना सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, मतलब कौन कौन के सब्जेक्ट्स पर, कौन कौन से मैटर्स पर सेंट्रल लॉ बनाता है, कौन कौन से मैटर पर स्टेट लॉज बनाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल करेंसी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इन सब पर लॉज बनाने की पावर सेंट्रल के पास है। और लोकल गवर्नेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उस पर लॉज बनाने की ताकत स्टेट के पास है। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस में, 5 अबनॉर्मल कंडीशंस में पार्लियामेंट जो है स्टेट की फील्ड में, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर की फील्ड में, वो मैटर्स जहाँ पे स्टेट लॉज बनाता है वहाँ पे पार्लियामेंट भी लॉज बना सकता है। सेंटर कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब सेंटर जो है नॉर्मल केसेस में भी स्टेट लेजिस्लेचर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, उनकी एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करता है। टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब फर्स्ट समय पर देखते हैं कि सेंटर कितने एरिया पर, कितनी टेरिटरी पर लॉज बना सकता है, स्टेट कितने एरिया और टेरिटरी पर लॉज बना सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर वेस्टेड इन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द फॉलोइंग वेज। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ये मेंशन है कि कितनी टेरिटरी तक सेंट्रल लॉ बनेगा और कितनी टेरिटरी तक स्टेट लॉ बनेगा, मतलब उनके टेरिटोरियल लिमिट्स दिए गए हैं जहां तक वो लॉज बना सकते हैं। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट मतलब हमारी सेंटर के पास, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, जो हमारी पार्लियामेंट है, उसके पास ये ताकत है कि वो लॉज बना सकती है पूरे इंडिया के लिए या फिर किसी इंडिया के पार्ट के लिए। मतलब कल के दिन इंडिया जो है एक स्पेसिफिक इंडिया के पार्ट के लिए भी लॉज बना सकती है। और यहाँ पे वर्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया यूज़ किया गया है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्ड नहीं यूज़ किया गया है, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आते हैं, लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स भी आते हैं, यूनियन टेरिटरी भी आते हैं, एक्वायर्ड टेरिटरी भी आते हैं। तो यहाँ पे हर एक टर्म का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, टर्म्स भी यहाँ पे बहुत मैटर करते हैं। हर एक वर्ड पे ऑब्जर्व कीजिए।
तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो लॉज बना सकता है पूरी कंट्री के लिए, होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के किसी भी पार्ट के लिए भी स्पेसिफिकली पार्लियामेंट अलग से लॉज बना सकता है, या फिर पूरे इंडिया के लिए भी लॉज बना सकता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड एनी अदर टेरिटरी फॉर द टाइम बीइंग इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी है, जो जब मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था लक्ष्मीकांत, अब तो सेकंड पार्ट शुरू हो गया लक्ष्मीकांत। फर्स्ट पार्ट में हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा था कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब अलग है, यूनियन ऑफ इंडिया का वर्ड अलग है। यूनियन ऑफ इंडिया जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया से छोटा है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स भी आते हैं, यूनियन टेरिटरीज भी आते हैं, और वो टेरिटरीज आते हैं जो इंडिया के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, या फिर वो टेरिटरीज जो इंडिया ने एक्वायर की है। यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आते हैं। तो पार्लियामेंट पूरे इंडिया के लिए लॉज बना सकती है, और किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए भी लॉज बना सकती है, वो पार्लियामेंट की मर्जी। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। द लॉज मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट कैपेबल आउटसाइड द स्टेट एक्सेप्ट व्हेन देयर इज सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बना सकता है उस स्पेसिफिक स्टेट के लिए या फिर स्टेट के कोई पार्ट के लिए, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर। अब मैं रहता हूँ तेलंगाना की एक सेपरेट स्टेट लेजिस्लेचर है, तो तेलंगाना की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉज बनाएगी किसके रिस्पेक्ट में? तेलंगाना स्टेट के रिस्पेक्ट में। और कल के दिन हमारे तेलंगाना के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए वो सेपरेट लॉज बना सकता है। तो ये कहने की बात हो रही है कि तेलंगाना की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो या तो पूरे तेलंगाना के लिए लॉज, वो जो लॉज बनाएगी वो पूरे तेलंगाना को एप्लीकेबल होगा, और स्टेट लेजिस्लेचर अलग से कोई एक डिस्ट्रिक्ट या फिर कोई एक पार्ट के लिए अलग से लॉज भी बना सकता है। द लॉज मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट्स। तो सपोज कर लीजिए मैं रहूं तेलंगाना में, तेलंगाना की स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगी वो महाराष्ट्र में एप्लीकेबल नहीं होंगे, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर जिस स्टेट में है वो उन्हीं स्टेट के लिए लॉज बनाएगी, उस स्टेट के बाहर वो लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन एक कंडीशन में एप्लीकेबल होंगे, जब वहां पे सफिशिएंट नेक्सस है स्टेट और ऑब्जेक्ट के बीच में। नेक्सस का मतलब क्या है? नेक्सस मतलब एक कनेक्शन जो दो चीज़ों को जोड़ता है। जो तो अगर सफिशिएंट नेक्सस वहाँ पे अवेलेबल है, मतलब स्टेट, मतलब जो तेलंगाना की स्टेट लेजिस्लेचर हो गई और वो ऑब्जेक्ट, उसके बीच में अगर सफिशिएंट नेक्सस है, सफिशिएंट कनेक्शन है, सफिशिएंट लिंकेज है, तो वो एप्लीकेबल होगा। The Parliament alone can make the extraterritorial legislation. Thus, the laws of the Parliament are also applicable to the Indian citizens and their properties in any part of the world. तो Parliament अकेले के पास ये ताकत है कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन कर सकता है, मतलब वो लॉज जो पार्लियामेंट बनाएगा इंडिया में रह के, इंडिया की ऑब्वियसली पार्लियामेंट दिल्ली में है, इंडिया के अंदर ही पार्लियामेंट लॉज बनते हैं, तो पार्लियामेंट जो लॉज बनाएगा वो इंडिया में रहकर भी उन सिटीजन्स को एप्लीकेबल होंगे जो इंडिया में नहीं रह रहे। अब सपोज कर लीजिए मैं कल के दिन कोई भी एक फॉरेन कंट्री में चला गया, तो जो पार्लियामेंट लॉज बनाएगी, अब मैं सिटीजन तो इंडिया का हूँ लेकिन मैं रह कहाँ रहा हूँ? फॉरेन में रह रहा हूँ, तो मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, तो पार्लियामेंट के लॉज मुझ पर भी एप्लीकेबल होंगे और मेरी प्रॉपर्टी का भी एप्लीकेबल होंगे, भले ही मेरी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर क्यों ना हो। तो पार्लियामेंट जो लॉज बनाएगा वो इंडिया के बाहर भी बना सकता है। However, the Constitution places certain restrictions on the plenary territorial jurisdiction of the Parliament. In other words, the laws of the Parliament are not applicable in the following areas. तो अब ऊपर के 3 पॉइंट्स से हमें ये तो क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट पूरे इंडिया के लिए लॉज बना सकती है या फिर इंडिया के कोई पार्ट में लॉ बना सकती है, और पार्लियामेंट जो लॉज बनाएगी वो उन इंडियन सिटीजन्स को भी एप्लीकेबल होगा और उनकी प्रॉपर्टी को भी एप्लीकेबल होगा जो इंडिया में नहीं रह रहे हैं। बहुत सारे एनआरआईज हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत बाहर होती है, तो पार्लियामेंट जो लॉज बनाएगी उन एनआरआईज पर भी एप्लीकेबल होगी और उनकी प्रॉपर्टीज़ पर भी एप्लीकेबल होगी जो इंडिया के बाहर है, वो प्रॉपर्टीज़ जो इंडिया के बाहर, इंडिया के अंदर नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़े रेस्ट्रिक्शंस लगाता है पार्लियामेंट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पर। अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो पार्लियामेंट जो लॉज बनाएगी वो एप्लीकेबल नहीं होंगे नीचे दिए गए एरियाज़ में, मतलब नीचे दिए गए सिचुएशंस में। अब लक्ष्मीकांत में 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ऑब्जर्व कीजिए, द प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ and the good governance of the union territories of Andaman and Nicobar, Lakshadweep, Dadar and Nagar Haveli, Daman and Diu and Ladakh। तो प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है कि प्रेसिडेंट रेगुलेशंस बना सकता है गुड गवर्नेंस के लिए, किस यूनियन टेरिटरी के लिए? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, ये 4 यूनियन टेरिटरीज के लिए प्रेसिडेंट रेगुलेशंस या फिर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। और प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे ये करेगा? ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। द 74th जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को जो एडवाइस करेगी वो एडवाइस बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर। मतलब अगर क्लियरली प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पूरी अथॉरिटी है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, इन यूनियन टेरिटरीज पर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पूरी अथॉरिटीज़ है, वो जो चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे ये रेगुलेशंस जो है पार्लियामेंट के लॉज को सप्रेस भी कर सकते हैं। इन द केस ऑफ पुडुचेरी ऑल्सो द प्रेसिडेंट कैन लेजिस्लेट बाय मेकिंग रेगुलेशंस बट ओनली व्हेन द असेंबली सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड। तो पुडुचेरी भी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन ये पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया दैट इज़ दिल्ली, ये पूरे यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यह इनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो पुडुचेरी के ऊपर भी प्रेसिडेंट जो है रेगुलेशंस बनाकर उन पे लेजिस्लेट कर सकता है, उन पे लॉज बना सकता है पुडुचेरी से रिलेटेड, लेकिन प्रेसिडेंट तभी बनाएंगे जब वहाँ की असेंबली सस्पेंडेड है या फिर डिसॉल्व्ड है, मतलब वर्किंग में नहीं है, सेशन में नहीं है। रेगुलेशन सो मेड हैज सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब वो रेगुलेशंस जो प्रेसिडेंट बनाएंगे किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देंगे, प्रेसिडेंट रेगुलेशन बनाएंगे, वही रेगुलेशंस।
तो ये जो रेगुलेशंस प्रेसिडेंट ने बनाए हैं उनकी वो सेम फोर्स होंगी, सेम इफेक्ट होगी और उसको सेम रेस्पेक्ट दिया जाएगा, सेम एनफोर्स किया जाएगा जैसे एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो। इट में ऑल्सो रिपील अमेंड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन रिलेशन टू दिस यूनियन टेरिटरीज। मतलब पार्लियामेंट लॉज तो बना सकती है यूनियन टेरिटरीज के रिलेटेड, लेकिन अगर प्रेसिडेंट की को ये लगता है कि वो लॉज सही नहीं है तो प्रेसिडेंट उनको रिपील कर सकता है, चेंज कर सकता है पार्लियामेंट के लॉज को। मतलब पूरी ताकत इन यूनियन टेरिटरीज के ऊपर लॉज बनाने की प्राइम मिनिस्टर, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास ही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगी वही प्रेसिडेंट करेंगे। इन लोगों की एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है। द गवर्नर इज नाउ सेकंड पॉइंट, द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट that an act of parliament does not apply to a scheduled area in the state or apply with the specifications and exceptions। तो हमारे फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फिफ्थ शेड्यूल के अंदर कुछ शेड्यूल एरियाज दिए गए हैं। शेड्यूल एरियाज मतलब रिजर्व कर दिए गए हैं ट्राइबल पीपल के लिए। तो गवर्नर जो है, अब एक स्टेट हो, सपोज कर लीजिए कोई भी एक स्टेट है, उसके अंदर कोई एक शेड्यूल एरिया है, तो उससे रिलेटेड अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाएगी तो गवर्नर उसको मॉडिफाई कर सकता है, रिपील कर सकता है, अमेंड कर सकता है। मतलब गवर्नर के पास ये ताकत है कि वो डायरेक्शन दे सकता है कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को कि वो अप्लाई होगा शेड्यूल एरिया में, यहाँ पे नहीं होगा। मतलब अगर एग्जाम्पल से समझाऊँ तो सपोज कर लीजिए ये कोई एक स्टेट है इंडिया का, उसके अंदर एक शेड्यूल एरिया है। The governor is empowered to direct that the act of parliament does not apply to a scheduled area in the states or apply with specific modification exceptions। तो ये स्टेट है, ये इसके अंदर का एक शेड्यूल एरिया है, तो इस स्टेट का जो गवर्नर होगा वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को ये कह सकता है कि आपका बनाया हुआ एक्ट इस एरिया पर एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर अगर वो चाहे तो उसको अप्लाई कर सकता है थोड़े मॉडिफिकेशंस और थोड़े चेंजेस के साथ। मतलब शेड्यूल्ड एरियाज, एक स्टेट की शेड्यूल्ड एरियाज के ऊपर पार्लियामेंट का एक्ट लागू होगा या नहीं होगा, इसको डिसाइड करने की ताकत वहाँ के गवर्नर के पास है। The governor of Assam may likewise direct an act of parliament does not apply to the tribal areas, autonomous district in the states or apply with the specific modification and exception। सेम वही बात, असम का जो गवर्नर है वो किसी भी पार्लियामेंट के एक एक्ट को या फिर लॉ को ये डायरेक्शन दे सकता है कि आपने जो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो इस ट्राइबल एरिया में, हमारे स्टेट के ट्राइबल एरिया में अप्लाई नहीं होता है। अगर आप अप्लाई कराने भी चाहते हैं तो इसमें ये मॉडिफिकेशंस लगा दीजिए, ये एक्सेप्शंस लगा दीजिए, और वो मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन सजेस्ट भी गवर्नर ही करेगा। द प्रेसिडेंट एंजॉय द सेम पावर विद रिस्पेक्ट टू द ट्राइबल एरियाज, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स इन मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से रिलेटेड, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो प्रेसिडेंट जो है सेम पावर एंजॉय करते हैं मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। तो जो पार्लियामेंट के जो भी लॉज हैं, वो जो एक्ट्स हैं, वो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ट्राइबल एरियाज़ को लगने से पहले प्रेसिडेंट अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस या एक्सेप्शंस लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि ये एक्ट्स यहाँ पे नहीं लागू होंगे। तो जो पार्लियामेंट का जो लॉ बनाने का ज्यूरिसडिक्शन है, जो लेजिस्लेटिव पावर है, वो टेरिटोरियल एरियाज़ पर नहीं लगता है। टेरिटोरियल एरियाज जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पे नहीं लगता है, शेड्यूल्ड एरियाज में नहीं लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। वस लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, एक 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का। मतलब वो सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर लॉज बनाए जा सकते हैं उनको 3 लिस्ट में बांटा गया है। एक कुछ सब्जेक्ट्स रख दी यूनियन लिस्ट में, कुछ स्टेट लिस्ट में और कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में। The Parliament has the exclusive power to make the laws with respect to any of the matters enumerated in the Union list। तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, मतलब पार्लियामेंट के अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस में भी कोई भी लॉज नहीं बना सकता यूनियन लिस्ट के ऊपर। मतलब यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जो मैटर्स दिए गए हैं, उन पर सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो। This list has present 98 subjects, originally 97। Even now the last entry is numbered as 97, but the total number of entries is 98। The entries numbered as 2A, 92A, 92B have been added, and the entries 33, 92 and 92C have been omitted। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि एट प्रेजेंट यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें 97 सब्जेक्ट्स थे, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स, सेंसस, ऑडिट और सो ऑन। ऐसी सारी चीज़ें जो है यूनियन लिस्ट में दी गई है। इन सब के ऊपर लॉस कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी, मतलब हमारा सेंटर बनाएगा। The state legislature has in normal circumstances exclusive power to make the laws with respect to any of the matter enumerated in the state list। तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये ताकत है कि वो उन मैटर्स पर, उन सब्जेक्ट्स पर लॉज बना सकता है जो स्टेट लिस्ट के अंदर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, द स्टेट लेजिस्लेचर हैव इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एक्सक्लूसिव पावर। इसका क्या मतलब है? मतलब अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंस है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, कोई प्रेसिडेंट रूल की सिचुएशन नहीं है, कोई मिलिट्री रूल नहीं लगा है, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है, तब नॉर्मल केसेस में, जब नॉर्मल केसेस में जब नॉर्मल टाइम चल रहा है, तब स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये ताकत है कि वो स्टेट की लिस्ट पर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉज बनाएगी, सेंटर का इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं होगा। दिस हैज़ at present 59 subjects, originally 66 subjects like public order, police, public health and sanitation, agriculture, prisons, local government, fisheries, markets,
थिएटर्स, गैम्बलिंग एंड सो ऑन। तो स्टेट लिस्ट के अंदर 59 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। जब ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 66 सब्जेक्ट्स थे। इवन नाउ द लास्ट एंट्री इज एन्यूमरेट नंबर्ड एज 66 बट द टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इज 59। द एंट्रीज नंबर्ड एज 11, 19, 20, 29, 36, 52 एंड 55 हैव बीन ओमिटेड। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 59 सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट के अंदर और ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स थे। और स्टेट पब्लिक ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गई, पब्लिक प्रिजन, पब्लिक हेल्थ हो गया, पब्लिक हेल्थ और सैनिटाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, प्रिजन हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट जैसे कि पंचायत राज, म्यूनिसिपैलिटीज, फिशरीज हो गया, मार्केटिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, इन सब के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकती है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर एन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट मतलब सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट दोनों मिलकर लॉज बनाए हैं। मतलब दोनों भी लॉज बना सकते हैं उन मैटर्स पर, उन सब्जेक्ट्स पर जो कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए हैं। तब तक क्या क्लियर हो गया? यूनियन लिस्ट में सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी, कोई भी सिचुएशन हो, भले ही कोई भी सिचुएशन हो। लेकिन स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट दिए गए, जो मैटर दिए गए हैं, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में स्टेट लेजिस्लेचर उस पर लॉ बनाएगी। अगर प्रेसिडेंट रूल आ गया या फिर इमरजेंसी आ गई, कोई भी अब नॉर्मल कंडीशंस आ गई, तब स्टेट लिस्ट के भी ऊपर भी सेंटर का इंटरफेरेंस होगा, मतलब पार्लियामेंट का इंटरफेरेंस होगा। और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों भी लॉज बना सकते हैं उन सब्जेक्ट्स पर जो कॉन्करेंट लिस्ट में है। दिस लिस्ट हैज एट प्रेजेंट 52 सब्जेक्ट्स एंड ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट्स। इवन नाउ द लास्ट एंट्री इज एन्यूमरेटेड एज 47 बट द टोटल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट्स थे, लाइक क्रिमिनल लॉ, प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, मैरिज, डिवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ड्रग, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्रिंटिंग प्रेस एंड अदर्स। तो कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर दोनों लॉज बना सकते हैं। 52 सब्जेक्ट्स एट प्रेजेंट है, 47 पहले थे। तो इन सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट कुछ क्या क्या है? क्रिमिनल लॉज हैं, प्रोसीजर्स है, सिविल प्रोसीडिंग्स है, मैरिज से रिलेटेड लॉज, डिवोर्स से रिलेटेड लॉज, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक प्लानिंग, ड्रग्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्रिंटिंग, ये सब के ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों भी लॉज बना सकती है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ट्रांसफर 5 सब्जेक्ट्स टू द कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 आया था, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू 5 सब्जेक्ट्स जो स्टेट लिस्ट में थे उनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनली कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अब 52 है, 47, 48, 49, 50, 51, 52, मतलब यही 5 सब्जेक्ट्स जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए थे, क्योंकि सेंटर को भी ये ज़रूरी था कि वो इन पर लॉज बनाए। मतलब सेंटर ही, पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया और कुछ स्टेट के सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में ले लिया और पार्लियामेंट भी लॉज बनाएगी उन पर। और वो 5 सब्जेक्ट कौन से थे? एजुकेशन था, फॉरेस्ट थी, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इन सब ये 5 सब्जेक्ट्स थे जो पहले स्टेट लिस्ट के अंदर थे, लेकिन अब कॉन्करेंट लिस्ट में ले लिए गए हैं बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, क्योंकि पार्लियामेंट को भी ये लगता था कि इन सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट को भी लॉ बनाने की ताकत मिलनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट भी लॉज बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है। तो एक ऐसी डेडलॉक की सिचुएशन अराइज हो सकती है। सपोज करिए कोई भी एक मैटर है, एजुकेशन सपोज कर लीजिए, तो एजुकेशन के ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉज बना सकती है, क्योंकि वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। लेकिन अगर एक ऐसा केस आ गया जहाँ पे पार्लियामेंट ने भी एक लॉ बना दिया एजुकेशन से रिलेटेड और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है, तो स्टेट लेजिस्लेचर ने भी लॉ बनाया। तो एजुकेशन के ऊपर एक लॉ पार्लियामेंट में बना दिया, एक लॉ स्टेट लेजिस्लेचर ने बना दिया। लेकिन ये जो दोनों लॉज है ये एक दूसरे के कॉन्ट्ररी है, मतलब एक दूसरे के प्रोविजंस के अगेंस्ट है। अगर दोनों लॉज के बीच में इनकंसिस्टेंसी आ रही है या फिर दोनों लॉज एक दूसरे के अगेंस्ट है, इसमें डिस्प्यूट का सिचुएशन आ रही है, तो तब किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? तब प्रायोरिटी दी जाएगी पार्लियामेंट के लॉ को, मतलब सेंट्रल लॉ को प्रायोरिटी दी जाएगी। लॉज दोनों बना सकते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्करेंट लिस्ट पर सब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई डेडलॉक की सिचुएशन आ गई, कोई भी इनकंसिस्टेंट मतलब डिस्प्यूट की, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ गई, तो पार्लियामेंट के लॉ को प्रायोरिटी दी जाएगी। पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट इवन दो द मैटर इज वन विच एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। दिस प्रोविजन हैज रिफर्ड टू द यूनियन टेरिटरी एंड एक्वायर्ड टेरिटरी इफ एनी। तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो लॉज बना सकता है कोई भी मैटर उस टेरिटरी ऑफ इंडिया के पार्ट का जो एक स्टेट नहीं है, और वो मैटर भले ही स्टेट लिस्ट का क्यों ना हो। मतलब अब यहाँ बात किसकी हो रही है? यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड टेरिटरी की हो रही है। स्टेट लेजिस्लेचर हर एक स्टेट में होती है, उस स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स है वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। लेकिन यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड टेरिटरी के ऊपर हर एक मैटर, हर एक सब्जेक्ट के लॉज बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। मतलब यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड टेरिटरी के ऊपर सब सब्जेक्ट्स पर लॉ पार्लियामेंट ही बनाएगी, भले ही वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर ही नहीं, यूनियन टेरिटरी नाम में ही लिखा हुआ है यूनियन टेरिटरी। मतलब यूनियन टेरिटरी के ऊपर पूरा कंट्रोल यूनियन गवर्नमेंट का होता है, यानी कि पार्लियामेंट का होता है। 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 हैज मेड अ स्पेशल प्रोविजंस विद द रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 आया था, इसके थ्रू एक नई टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस की गई थी, जीएसटी। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक नई टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस की गई थी 2016 में बाई 101 अमेंडमेंट एक्ट। Accordingly,
the parliament and the state legislature have the power to make the laws with respect to goods and service tax imposed by the union or by the state. तो इसके अकॉर्डिंग 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 के हिसाब से पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास ये ताकत है कि वो लॉज बना सकते हैं गुड्स और सर्विस टैक्स पर, और वो गुड्स और सर्विस टैक्स यूनियन भी इम्पोज कर सकता है और स्टेट भी इम्पोज कर सकता है। जब भी आपने कोई भी एक बिल लिया होगा, स्पेशली रेस्टोरेंट्स में, रेस्टोरेंट्स के बिल में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो CGST दैट इज सेंट्रल GST, SGST दैट इज स्टेट GST, तो सेंट्रल और स्टेट दोनों भी लगा सकते हैं GST को। और लॉज भी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास ये ताकत है कि वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉज बना सकते हैं GST पर। Further, the Parliament has the exclusive power to make laws with respect of goods and service tax, where the supply of goods and services or both take place in the course of interstate trade और commerce. तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉज बना सकती है गुड्स और GST पर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर। लेकिन जब गुड्स और सर्विसेज या फिर दोनों जो है उनकी सप्लाई इंटर स्टेट ट्रेड के ऊपर हो रही है, मतलब एक स्टेट से बनाए हुए गुड्स और सर्विसेज दूसरे स्टेट में इंपोज हो रहे हैं, तो यहाँ पे दो भी स्टेट से इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनके इस केस में जो GST के ऊपर लॉ बनाने की ताकत है वो एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट के पास ये एक्सक्लूसिव पावर है कि वो लॉज बना सकते हैं GST से रिलेटेड, जब सप्लाई गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई या फिर दोनों की गुड्स और सर्विसेज या फिर गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई जो है इंटर स्टेट ट्रेड की तरह हो रही है, मतलब दो स्टेटों के बीच में हो रही है। द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू द रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, दैट इज द मैटर्स विच आर नॉट एन्यूमरेटेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट दैट वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। दिस रेसिडुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन इंक्लूड्स द पावर टू लेवी रेसिडुअरी टैक्सेस। तो अब कुछ सब्जेक्ट्स तो यूनियन लिस्ट में दे दिए गए, कुछ सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में दे दिए गए और बचे हुए सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में दे दिए गए। लेकिन अगर कोई एक ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो ना यूनियन लिस्ट का पार्ट है, जो ना स्टेट लिस्ट का पार्ट है और जो ना कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, ऑब्वियसली बात है हर एक मैटर को तो हमने इंक्लूड नहीं किया होगा। अगर कुछ बचे कुछ ये सब्जेक्ट्स, अगर कुछ बच गए रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, वो मैटर जो तीनों लिस्ट में नहीं दिए गए हैं, उनके ऊपर लॉज कौन बनाएगा? वो बनाएगी पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, वो मैटर्स, वो सब्जेक्ट्स जो तीनों लिस्ट में नहीं दिए गए हैं, उनके ऊपर पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी। तो रेसिडुअरी पावर के अंदर आप रेसिडुअरी टैक्सेस लगा सकते हो जनरली। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि यूनियन लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस आ गई, इमरजेंसी हो गया, प्रेसिडेंट रूल हो गया, मिलिट्री रूल हो गया, या फिर राज्यसभा ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो तब अब नॉर्मल कंडीशन में पार्लियामेंट इंटरफेयर करके स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाएगी। यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड टेरिटरी पर तो कोई भी मैटर पे पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी। और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों मिलकर लॉ बनाएगी। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट की सिचुएशन आ गई तो पार्लियामेंट जो है ओवरराइड कर देगी स्टेट लेजिस्लेचर को और पार्लियामेंट के लॉ को प्रेफरेंस दी जाएगी। और रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स मतलब वो लॉज, वो सब्जेक्ट्स, वो मैटर्स जो ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट में, उनके ऊपर लॉज बनाने की ताकत भी पार्लियामेंट के पास ही है। From the above scheme, it is clear that the matters of national importance and the matters which are required uniformity of legislation nationwide are included in union list. तो अब हमने ऊपर इतने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, तो इससे हमें ये मालूम हो रहा है कि वो मैटर्स, वो सब्जेक्ट्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस है, मतलब पूरी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंस देते हैं, नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस देते हैं, जिनके लॉज में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मतलब पूरे इंडिया में सेम तरीके का लॉ होना चाहिए, जिन मैटर्स पर जरूरी है कि सेम तरीके का लॉ हो, वो मैटर्स यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं। द मैटर्स ऑफ रीजनल लोकल इंपॉर्टेंस एंड द मैटर्स विच परमिट डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट आर स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट। और वो मैटर्स जिसमें रीजनल और लोकल इंपॉर्टेंस की ज़रूरत है और जिसमें डाइवर्सिटी भी एक्सेप्ट आप कर सकते हो, मतलब चेंजेस भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं। द मैटर्स ऑन विच द यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन थ्रू आउट द कंट्री डिजायरेबल बट नॉट एसेंशियल आर एन्यूमरेटेड इन कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब वो मैटर्स जिनमें यूनिफॉर्मिटी हो तो अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो मैटर्स कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए हैं। मैटर्स विच आर यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन थ्रू आउट द कंट्री इज डिजायरेबल, मगर जो मतलब अगर यूनिफॉर्मिटी लॉज में यूनिफॉर्मिटी है पूरी कंट्री में तो अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, उनको कॉन्करेंट लिस्ट में दिया गया है। थस इट परमिट्स डाइवर्सिटी अलॉन्ग विद यूनिफॉर्मिटी, मतलब वो सब्जेक्ट्स जिनमें डाइवर्सिटी भी हो और यूनिफॉर्मिटी भी हो, दोनों भी हो, तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए हैं। In US only the powers of federal government are enumerated in the constitution and the residuary powers are left to the states. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर बात करें तो वो पावर्स जो फेडरल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वही लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ की। लेकिन जो रेसिडुअरी पावर है, जो बची कुची पावर है, वो स्टेट्स को दी गई है। इंडिया में रेसिडुअरी पावर किसको दी गई है? वो सेंटर को दी गई है। लेकिन यूएस में उल्टा है, रेसिडुअरी पावर स्टेट्स को दी गई है, इंडिया में पार्लियामेंट दैट इज सेंटर को दी गई। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द अमेरिकन पैटर्न ऑफ सिंगल एन्यूमरेशन ऑफ पावर्स, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने भी यूएस का पैटर्न फॉलो किया है। कनाडा ऑन द अदर हैंड देयर इज डबल एन्यूमरेशन, द फेडरल एंड द प्रोविंशियल एंड द रेसिडुअरी पावर्स आर वेस्टेड इन द सेंटर। जब मैंने आपको फेडरल सिस्टम पढ़ाया था, तभी मैंने आपको कहा था कि कैनेडियन फेडरल सिस्टम और इंडियन फेडरलिज्म बहुत हद तक सेम है, मतलब इंडियन जो फेडरेशन है और जो कैनेडियन फेडरेशन है, हमारा इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, कनाडा का जो फेडरल सिस्टम है, वो बहुत हद तक सेम है। तो कनाडा में भी फेडरलिस्ट है और प्रोविंशियल लिस्ट है, और रेसिडुअरी पावर किसको दी गई है? सेंटर को दी गई है। इंडिया में भी रेसिडुअरी पावर सेंटर को दी गई है, मतलब पार्लियामेंट को दी गई है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर 3-fold एन्यूमरेशन विद फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाया था, तब पढ़ाया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसको अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो वो वीडियो जाकर देखिए। तो उसमें भी 3-fold क्लासिफिकेशन था लिस्ट का, जिसमें फेडरल लिस्ट था सेंट्रल के लिए, प्रोविंशियल लिस्ट था स्टेट के लिए, कॉन्करेंट लिस्ट था दोनों के लिए।
The present constitution follows the scheme of this, but with one difference. That is, under the act, the residuary powers were given neither to the federal legislature nor to the provincial legislature, but to the Governor General of India. In this respect, India followed the Canadian precedent. मतलब एट प्रेजेंट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो स्कीम फॉलो करता है वो किसकी स्कीम फॉलो करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फॉलो करता है. एंड प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज द स्कीम ऑफ दिस एक्ट. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू भी फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई थी. उसको ही फॉलो करके हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई है. लेकिन हमने एक डिफरेंस इसमें इंक्लूड किया गया है कि जो रेसिडुअरी पावर्स थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से, जो रेसिडुअरी पावर्स थी वो ना ही फेडरल लेजिस्लेचर यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर को भी नहीं दी गई है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर को भी नहीं दी गई, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब उस वक्त के जो वाइसरॉय थे उनके पास रेसिडुअरी पावर्स थी. लेकिन इस रेस्पेक्ट में इंडिया ने किसको फॉलो किया है? कनाडा को फॉलो किया है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में रेसिडुअरी पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दी गई थी यानी कि वाइसरॉय को दी गई थी. लेकिन इंडिया जो है रेसिडुअरी पावर सेंटर यानी कि पार्लियामेंट को दे रहा है, जैसे कि कनाडा ने दिया है. कनाडा और इंडिया दोनों ने ही रेसिडुअरी पावर सेंटर को यानी कि पार्लियामेंट को दी है. The Constitution expressly secured the predominance of Union list over the state list and the concurrent list, and that of the concurrent list over the state list. Thus, in case of overlapping between the Union list and the state list, the formal should prevail. In case of overlapping between Union list and concurrent list, again the formal should prevail. Where there is a conflict between concurrent list and the state list, it is the formal should prevail. तो अगर मैं आपको एक्सप्रेशन के हिसाब से लिखकर बताऊँ तो ये हो गया यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट इसको हम प्रायोरिटी देंगे सेंट्रल लिस्ट के, कॉन्करेंट लिस्ट से सॉरी, और कॉन्करेंट लिस्ट को हम प्रायोरिटी देंगे स्टेट लिस्ट से. मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली सिक्योर द प्रीडोमिनेंस ऑफ यूनियन लिस्ट ओवर द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रीडोमिनेंस मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे रहा है? यूनियन लिस्ट को दे रहा है. यूनियन लिस्ट को दे रहा है किसके अगेंस्ट में? स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में. मतलब अगर मतलब हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है? फर्स्ट प्रायोरिटी देना है हमें यूनियन लिस्ट को, सेकंड प्रायोरिटी देना है हमें कॉन्करेंट लिस्ट को, थर्ड प्रायोरिटी देना है हमें स्टेट लिस्ट को ओवर द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, एंड दैट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट ओवर द स्टेट लिस्ट. अगर कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में डिस्प्यूट आ गया तो कॉन्करेंट लिस्ट को हमें प्रायोरिटी देना है. थस इन केस ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द यूनियन लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट, मतलब अगर कोई ओवरलैप हो गई यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में, फॉर्मर शुड प्रिवेल मतलब यूनियन लिस्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी. इन केस ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, अगर यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में ओवरलैपिंग हो गई या फिर कोई एक डिस्प्यूट आ गया, मतलब एक सब्जेक्ट्स जो यूनियन लिस्ट में भी आता है कॉन्करेंट लिस्ट में भी आता है, तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? यूनियन लिस्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी. द फॉर्मर शुड प्रिवेल मतलब यूनियन लिस्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी. वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉन्करेंट लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट, द फॉर्मर शुड प्रिवेल दैट इज द कॉन्करेंट लिस्ट शुड प्रिवेल. मतलब प्रायोरिटी आप देख लीजिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले होगी यूनियन लिस्ट, उसके बाद होगी कॉन्करेंट लिस्ट, उसके बाद होगी स्टेट लिस्ट. तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रायोरिटी देता है लिस्टों को. मतलब सीधी सी बात है, सेंटर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है लेजिस्लेटिव पावर्स में. In case of conflict between central law and the state law on the subject enumerated in the concurrent list, the central law prevails over the state law. और ये भी मैंने आपको जब concurrent list पढ़ाया था तभी बता दिया था, वही चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है. अगर कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉज बना सकती है, तो सपोज कर लीजिए पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया, स्टेट लेजिस्लेचर ने भी लॉ बना दिया. तो अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है सेंट्रल लॉ में और स्टेट लॉ में, सेंट्रल लॉ मतलब पार्लियामेंट ने बनाया हुआ लॉ और स्टेट लॉ जो स्टेट लेजिस्लेचर बना रहा है वो लॉ, तो दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर, तो सेंट्रल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा स्टेट लॉ के ऊपर, मतलब सेंट्रल लॉ को प्रायोरिटी दी जाएगी. बट देयर इज एन एक्सेप्शन इन if the state law has been reserved for the consideration of the president and has received his or her assent, then the state law prevails in the state. लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन है. अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने एक लॉ पास किया, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर ने एक लॉ पास किया, वो गया गवर्नर के पास, गवर्नर ने उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए लग दिया और प्रेसिडेंट ने उसको अपनी असेंट दे दी, मतलब प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दी, तो वो जो एक्ट है वो लॉ बन गया और स्टेट में वो लागू भी हो गया. तो तब स्टेट लॉ को प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि पहले लॉ किसने बनाया है? स्टेट लॉ ने. बट इट वुड स्टिल बी कॉम्पिटेंट फॉर द पार्लियामेंट टू ओवरराइड सच लॉ बाय द सब्सिक्वेंट मेकिंग ए लॉ ऑन द सेम मैटर. लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद भी पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो उस लॉ के ऊपर एक लॉ बना सकता है सेम मैटर पर. खुली सीधी बात यह है कि पार्लियामेंट के पास ओवरराइडिंग पावर है स्टेट के ऊपर इन कॉन्करेंट लिस्ट. मतलब अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगा तो वो स्टेट लिस्ट को क्वैश करके भी कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ बना सकता है. पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन आएंगे जहाँ पे स्टेट लिस्ट के ऊपर, हमने पढ़ा था कि स्टेट लिस्ट के ऊपर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉ बनाएगी, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में, जब इमरजेंसी लग जाए, कोई तरीके की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए, जब नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, तब पार्लियामेंट लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट के ऊपर. अब वो 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्या है हम देखते हैं.
The above scheme of distribution of legislative powers between center and the states is to be maintained in normal times. तो ये जो स्कीम है लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब लॉज बनाने की पावर जो सेंटर और स्टेट के बीच में बांटी गई है, जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है, वो नॉर्मल टाइम्स में ही मेंटेन करना जरूरी है. बट इन एबनॉर्मल टाइम्स द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज आइदर मॉडिफाइड और सस्पेंडेड. लेकिन जब कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस आ जाती है, तब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको या तो हम मॉडिफाई करेंगे या तो हटा ही देंगे. इन अदर वर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन एनी मैटर एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर द फॉलोइंग 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पार्लियामेंट को ये ताकत देता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर भी लॉज बना सकता है. तो इन 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस में स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर जो स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाएगा, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी. व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन, फर्स्ट केस, 5 केसेस हैं जहां पे पार्लियामेंट लॉ बनेगा, स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाएगी. तो पहला केस है व्हेन राज्यसभा passes a resolution. If the Rajya Sabha declares that it is necessary in the national interest that the parliament should make the laws with respect to goods and service tax or any matter in the state list, then the parliament becomes competent to make laws on that matter. तो मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था जब बाईकैमरल लेजिस्लेचर के बारे में मैं बात कर रहा था. तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में जो है, लोकसभा नाम में ही लिखा हुआ है लोक, दैट इज हाउस ऑफ पीपल. तो लोकसभा में किसको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है? हमको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, इंडिया के सिटीजन्स को, इंडिया के पीपल को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है. राज्यसभा दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, तो वहाँ पे किसको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है? स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है. तो राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो राज्यसभा को अगर ये लगता है कि एक स्टेट लिस्ट के मैटर पर, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर नेशनल इंटरेस्ट की ज़रूरत है, पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत है, तो राज्यसभा कोई अगर ये लगता है तो वो एक रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को ये ताकत दे देगी. राज्यसभा हैज डिक्लेयर दैट इट इज नेसेसरी इन नेशनल इंटरेस्ट दैट द पार्लियामेंट शुड मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड or any of the matter in the state list, that the parliament become competent to make the laws on the such matter. तो अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर देती है, और राज्यसभा कब रेजोल्यूशन पास करेगी? तब राज्यसभा को ये लगेगा कि एक मैटर जो स्टेट लिस्ट का है या फिर गुड्स और सर्विस टैक्स के कोई भी मैटर पर नेशनल इंपॉर्टेंस की जरूरत है, यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है, तो पार्लियामेंट को ये ताकत मिलनी चाहिए कि वो इस सब्जेक्ट पर लॉ बनाए. तो पार्लियामेंट तब रेजोल्यूशन पास करेगा और पार्लियामेंट के पास ये ताकत आ जाएगी कि वो लॉज बनाएगा उन मैटर्स पर. सच अ रेजोल्यूशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय द 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. द रेजोल्यूशन रिमेन्स इन फोर्स फॉर 1 ईयर. तो 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो राज्यसभा को अगर लगता है कि स्टेट लिस्ट के कोई भी सब्जेक्ट पर या फिर गुड्स और सर्विस टैक्स पर, कोई भी एक स्पेसिफिक गुड्स या सर्विस टैक्स पर नेशनल इंपॉर्टेंस की जरूरत है और पार्लियामेंट को इस पर लॉ बनाना चाहिए, तो राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को वो ताकत दे देगा. और ये रेजोल्यूशन कैसे पास होगा? ये जो रेजोल्यूशन, इसको 2/3 लोगों को अपनी असेंट देनी होगी. मतलब राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स हैं, सपोज कर लीजिए एक दिन 300 मेंबर्स आ गए. राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है मुझे याद नहीं है, लेकिन सपोज कर लीजिए फॉर एग्जांपल 300 मेंबर्स आ गए, एक दिन 300 मेंबर प्रेजेंट है राज्यसभा में, तो उनके 2/3 मेंबर्स को जो प्रेजेंट है, मतलब 300 लोग प्रेजेंट है, तो उनकी 2/3 मेजोरिटी कितनी होगी? 2/3 इंटू 300, 3 1 3 1 200. मतलब अगर एक दिन राज्यसभा में 300 मेंबर्स आ गए और 300 में से 200 लोगों ने इस रेजोल्यूशन को हामी दे दी, मतलब अपनी वोट दे दिया, हाँ कह दिया, तो ये रेजोल्यूशन पास मान दिया जाएगा. सच रेजोल्यूशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय द 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. मतलब जितने लोग उस दिन प्रेजेंट हैं, वोट डाल रहे हैं, उनकी 2/3 मेजोरिटी जरूरी है. टोटल स्ट्रेंथ का यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं है. ये स्पेशल मेजोरिटी भी अलग से भी अलग हो गया, सिंपल मेजोरिटी से भी अलग हो गया. स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है अपनी पहली वाली क्लासेस में, वो एक बार जाके देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो. रेजोल्यूशन रिमेन्स इन फोर्स फॉर 1 ईयर. तो ये जो रेजोल्यूशन जो राज्यसभा ने पास कर दिया बाई 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ये 1 साल तक लागू रहेगा. मतलब 1 साल तक उस मैटर पर पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाएगी. इट कैन बी रिन्यूड एनी नंबर ऑफ टाइम बाई बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम. तो अगर एक बार रेजोल्यूशन पास हो गया तो कब तक चलेगा वो रेजोल्यूशन? 1 साल तक चलेगा. तो 1 साल तक आप इसको रेजोल्यूशन को चला सकते हैं. 1 साल होने के बाद फिर आपको अगर उस पर लॉ बनाना है तो रेजोल्यूशन फिर से पास कराना होगा. मतलब एक बार में आप सिर्फ एक साल के लिए उस रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं. वो कितनी भी बार आप चाहे 10 बार रेजोल्यूशन पास करा के 10 साल के लिए बढ़ा लो, लेकिन एक बार में आप 10 साल के लिए नहीं बढ़ा सकते. हर बार आपको 1 साल के लिए ही बढ़ाना होगा. भले ही आप 10 बार रेजोल्यूशन पास करा लो 1 साल के बाद, वो अलग चीज़ है. मतलब एक बार के लिए 1 साल के ही बढ़ाया जा सकता है वो रेजोल्यूशन, कितनी भी बार बढ़ा लो आप. इट कैन बी रेन्यूड एनी नंबर ऑफ टाइम्स बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम. कितनी बार वो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए ही बढ़ाया जाएगा. द लॉ सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 6 months आफ्टर द रेजोल्यूशन हैज सीज टू बी फोर्स. और वो लॉस, अब राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, 2/3 जितने लोग प्रेजेंट थे वोट डाल रहे थे, उन्होंने रेजोल्यूशन को हाँ कह दिया, वो रेजोल्यूशन पास हो गया. पार्लियामेंट के पास ये ताकत आ गई कि वो उन सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकता है. तो पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया, सपोज कर लीजिए कोई भी एक लॉ पार्लियामेंट ने बना दिया. अब 1 साल हो गया वो रेजोल्यूशन को, तो 1 साल होते ही कि क्या वो लॉ जो है वो वर्ल्ड है, वो सीज हो जाएगा, मतलब वो लॉ खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा. मतलब वो 1 साल खत्म होने के बाद जब ये जो रेजोल्यूशन है उसका 1 साल खत्म हो जाएगा, उसके 6 महीने तक भी ये लॉ चलेगा. मतलब
रेजोल्यूशन खत्म होने के 6 महीने बाद तक ये लॉ चलेगा, 6 महीने के बाद वो खत्म हो जाएगा। द लॉ सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 6 months आफ्टर द रेजोल्यूशन हैज सीज टू बी एनफोर्स मतलब रेजोल्यूशन कब खत्म हो जाएगा, 1 साल के बाद रेजोल्यूशन खत्म हो जाएगा, तो रेजोल्यूशन खत्म होने के 6 महीने के बाद लॉ भी खत्म हो जाएगा, वो लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया है। दिस प्रोविजन डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक द लॉ ऑन द सेम मैटर, बट इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द स्टेट लॉ एंड द पार्लियामेंट्री लॉ द लैटर विल प्रिवेल। अब देखिए, स्टेट लिस्ट का कोई भी सब्जेक्ट है, उसके ऊपर पार्लियामेंट को लॉ बनाने की ताकत तब मिलेगी जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगा। तो राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास कर लिया, सपोज कीजिए राज्यसभा ने 2/3 मेजोरिटी जितनी प्रेजेंट थी और वोट डाले थे उनकी 2/3 मेजोरिटी से उस रेजोल्यूशन को पास करा दिया। पार्लियामेंट के पास ये ताकत आ गई कि वो उन सब्जेक्ट्स पर लॉ बना देंगे। लेकिन आप स्टेट लेजिस्लेचर के पास उस सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की ताकत छीन नहीं रहे हो। मतलब अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाए तो उस सब्जेक्ट पर दोनों लॉ बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बनाएगी, पार्लियामेंट भी लॉ बनाएगी। सिर्फ ये रेजोल्यूशन पास होने से पहले सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉ बना रही थी, लेकिन रेजोल्यूशन पास करके आपने पार्लियामेंट को भी ये ताकत दे दी। तो क्या स्टेट लेजिस्लेचर इस पर लॉ नहीं बना सकती? वो बिल्कुल बना सकती है, लेकिन अगर स्टेट ने एक अलग लॉ बना दिया, पार्लियामेंट ने एक अलग लॉ बना दिया, दोनों के बीच में डेडलॉक की सिचुएशन है, दोनों लॉज एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट है, तब पार्लियामेंट के लॉ को प्रायोरिटी दी जाएगी। ऑब्वियसली बात है, सेंट्रल लॉ को प्रायोरिटी दी जाएगी, स्टेट लॉ को प्रायोरिटी क्यों ही दी जाएगी? भले ही वो स्टेट सब्जेक्ट क्यों ना हो, लेकिन आपने पास करा दिया तो है ना उसको राज्यसभा से रेजोल्यूशन, तभी तो आपने पार्लियामेंट को ताकत दी है उस पर लॉ बनाने की। तो अगर राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास करके एक स्टेट के सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट को पावर दे भी दी है तो भी उस सब्जेक्ट पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है, लेकिन अगर दोनों के लॉ एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं तो पार्लियामेंट के लॉ को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो रिवाइंड करके फिर देखिए। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, तो नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। इमरजेंसी का जब चैप्टर आएगा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे क्या है नेशनल इमरजेंसी। The Parliament acquires the power to legislate with respect to the goods and service tax or the matters in the state list while the proclamation of national emergency is in operation। मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई अंडर आर्टिकल 352 तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत आ जाएगी कि वो लॉज बना सकता है गुड्स और सर्विस टैक्स को लेकर और उन मैटर्स पर जो स्टेट लिस्ट के अंदर दिए गए हैं। नॉर्मल टाइम पे स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई तो पार्लियामेंट भी लॉज बना सकती है स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर और गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर। The law became inoperative on the expiry of 6 months after the emergency has ceased to operate। अब इमरजेंसी लग गई अंडर आर्टिकल 352, अब स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट भी लॉज बना सकती है, तो पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया स्टेट लिस्ट के ऊपर। इमरजेंसी खत्म हो गई, इमरजेंसी खत्म होती क्या वो लॉ खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है, इमरजेंसी खत्म होने के बाद जो 6 महीने तक वो लॉ चलेगा और इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने के बाद वो लॉ खत्म हो जाएगा। सेम राज्यसभा के रेजोल्यूशन की तरह, राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास किया, स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट को ताकत दे दी, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया स्टेट लिस्ट के ऊपर, राज्यसभा का रेजोल्यूशन 1 साल तक चलेगा, 1 साल के बाद वो रेजोल्यूशन खत्म हो गया और रेजोल्यूशन खत्म होने के 6 महीने के बाद वो लॉ भी खत्म हो जाएगा जो पार्लियामेंट ने बनाया है। नेशनल इमरजेंसी के सिचुएशन में भी सेम, नेशनल इमरजेंसी लग गई, पार्लियामेंट के पास ये ताकत आ गई कि वो स्टेट लेजिस्लेचर बोल रहा हूँ, स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉज बना सकता है। पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया स्टेट लिस्ट के ऊपर, इमरजेंसी खत्म हो गई, इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने के बाद वो लॉ खत्म हो जाएगा, 6 महीने तक वो लॉ चलेगा। Here also the power of state legislature to make the law on the same matter is not restricted, but in case of repugnancy between the state law and the parliamentary law, the latter to prevail। और यहाँ पे भी स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है उन मैटर्स पर जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, लेकिन अगर स्टेट का लॉ और पार्लियामेंट का लॉ एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट है, एक दूसरे से क्लैश खा रहा है, एक दूसरे से डेडलॉक की सिचुएशन आ गई है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्ररी है, तब पार्लियामेंट के लॉ को प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब राज्यसभा अगर रेजोल्यूशन पास भी कर रही है या फिर नेशनल इमरजेंसी लग भी रही है, दोनों केसों में स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट को भी पावर मिल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास से आप पावर छीन रहे हो, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है दोनों केसों में, जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगी, जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में होगी। लेकिन अगर दोनों ने भी लॉ बना दिया, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने एक सब्जेक्ट पर, और दोनों के लॉ एक दूसरे से कॉन्ट्ररी है, एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट है, एक दूसरे से क्लैश खा रहे हैं, तो पार्लियामेंट के लॉ को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको मान्य करार दिया जाएगा। When the state makes a request, when the legislature of 2 or more state passes a resolution requesting the parliament to enact the laws on the matter in the state list, then the parliament can make laws for the regulating that matter। जब states जो है खुद से रिक्वेस्ट कर दें कि आप हमारे स्टेट में स्टेट लिस्ट के इन मैटर्स पर लॉ बनाइए, जब स्टेट लेजिस्लेचर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट होंगी, और यहाँ पे कंडीशन है व्हेन द लेजिस्लेचर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स हैव पास अ रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट टू इनैक्ट लॉज ऑन द मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट। मतलब 2 स्टेटों की स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब 2 स्टेट्स होंगे उनकी स्टेट लेजिस्लेचर होगी, तो वो जब 2 स्टेट लेजिस्लेचर्स या फिर उससे ज़्यादा एक रेजोल्यूशन पास करें और पास करके पार्लियामेंट से ये रिक्वेस्ट करें कि आप स्टेट लिस्ट के इन मैटर्स पर हमारे स्टेट में लॉज बनाइए, तो तब पार्लियामेंट के पास ये ताकत आ जाएगी कि वो लॉज बना सकते हैं उन मैटर्स पर। A law so enacted implied only to those states which have passed the resolution। और
दो या दो से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेचर्स ने रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट की कि आप हमारे स्टेट में इन स्टेट लिस्ट के मैटर्स पर लॉ बनाइए, तो पार्लियामेंट के पास वो ताकत आ जाएगी कि वो लॉ बना सकती है। लेकिन वो लॉज जो पार्लियामेंट बनाएगी इन स्टेट लिस्ट के ऊपर, वो सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में अप्लाई होगा जिन्होंने रेजोल्यूशन पास करके रिक्वेस्ट की है। दूसरे स्टेट्स में वो अप्लाई नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। हाउएवर एनी अदर स्टेट में अडॉप्ट इट आफ्टरवर्ड्स द पासिंग रेजोल्यूशन दैट टू अफेक्ट इट्स लेजिस्लेचर। तो ये बात अलग है कि अगर पार्लियामेंट ने वो लॉ बनाया और जो दो से ज़्यादा स्टेटों में जो लॉ वो चल रहा है वो दूसरे स्टेटों को पसंद आ जाए, तो वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं उस लॉ को। सच लॉ कैन बी अमेंडेड or repealed only by the parliament and not by the state legislature of that concerned state। अब ये नोटिस करने की बात है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि वो लॉस जो पार्लियामेंट बना देती है, अब स्टेट लेजिस्लेचर ने रिक्वेस्ट की, रेजोल्यूशन पास किया और पार्लियामेंट को ताकत दी कि आप स्टेट लेजिस्लेचर के मैटर्स पर लॉ बनाइए। तो अगर पार्लियामेंट लॉ बना देती है तो उस लॉ को अमेंड करने की ताकत, उसको हटाने की ताकत पार्लियामेंट के पास ही है। मतलब आपने अगर एक बार रेजोल्यूशन पास कर दिया तो आपने अपनी स्टेट लिस्ट के ऊपर जो लॉज बनाने की ताकत है वो पूरी पार्लियामेंट को दे दी। उसके बाद आपके पास उन स्टेट के वो मैटर्स पर लॉ बनाने की ताकत नहीं रहेगी। और चाहे पार्लियामेंट खुद से वो लॉ बना दे या फिर उसको अमेंड करे, रिपील करे, वो पार्लियामेंट ही कर सकता है, आप नहीं कर सकते। The effect of passing a resolution under the provision is that the parliament is entitled to legislate with respect of matter on which it has no power to make laws। तो अगर आप ऐसा रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, मतलब कोई अगर स्टेट लेजिस्लेचर दो या दो से ज़्यादा स्टेटों की स्टेट लेजिस्लेचर अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास कर रही है, तो ये रेजोल्यूशन पास करने के बाद आप पार्लियामेंट को उस मैटर पर लेजिस्लेट करने की ताकत दे रहे हो जिन मैटर पर पार्लियामेंट के पास पहले ताकत नहीं थी। क्योंकि स्टेट लिस्ट के कोई भी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में स्टेट लिस्ट के कोई भी सब्जेक्ट पर या फिर मैटर पर पार्लियामेंट के पास ताकत नहीं होती है लॉज बनाने की। लेकिन आपने रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को पावर दे दी कि अब पार्लियामेंट लॉज बनाएगा उन मैटर्स पर जिस पर पहले उसके पास ताकत नहीं थी। ऑन अदर हैंड द स्टेट लेजिस्लेचर सीजेस टू हैव द पावर टू मेक द लॉज विद रिस्पेक्ट टू दैट मैटर। द रेजोल्यूशन ऑपरेट्स एज abdicate or surrender of the power of the state legislature with respect to the matters and it is placed entirely in the hands of the parliament which alone can legislate with respect to it। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के पास से पावर चली जाती है लॉज बनाने की उन मैटर्स पर। इस रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि आप अपनी स्टेट लेजिस्लेचर अगर ये ऐसा रेजोल्यूशन पास करा तो इसका ये मतलब ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर उसकी लेजिस्लेटिव पावर को सरेंडर कर रहा है और पूरी जो पावर है वो पूरी किसको दे रहा है, पार्लियामेंट को दे रहा है, और पार्लियामेंट ही उस मैटर पर लॉ बनाएगा। सम एग्जाम्पल ऑफ लॉज पास्ड अंडर दिस प्रोविजंस आर प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट 1955, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ऐसे बहुत बार हुआ भी है और कुछ एक्ट के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। एक्ट के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए, ये पार्लियामेंट ने बनाए हैं स्टेट लेजिस्लेचर की रिक्वेस्ट पर। प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया 1955 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया 1972 का, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट हो गया 1974 का, अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट हो गया 1976 का, ट्रांसप्लांटेशन एक्ट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स हो गया 1994 का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो दो या दो से ज़्यादा स्टेट, और यहाँ पे कंडीशन है दो स्टेट्स, मिनिमम दो स्टेट्स, तो दो स्टेट लेजिस्लेचर या फिर उससे ज़्यादा अगर रिक्वेस्ट कर रही है पार्लियामेंट को तो वो रेजोल्यूशन पास करके तो पार्लियामेंट उन स्टेट लिस्ट के उन मैटर्स पर जिन पे स्टेट लेजिस्लेचर ने रिक्वेस्ट किए लॉ बनाएगा। और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई भी ताकत नहीं बचेगी उन मैटर्स पर। नेशनल इमरजेंसी के दौरान और राज्यसभा जब एक रेजोल्यूशन पास करता है तो तब पार्लियामेंट के पास भी पावर आ जाती है। तो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों लॉज बनाएंगे। स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है रेजोल्यूशन पास करने के बाद भी या फिर नेशनल इमरजेंसी के तौर भी। लेकिन जब स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वेस्ट करके रेजोल्यूशन दे रहा है दो या दो से ज़्यादा, तब स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं होती। राज्यसभा और नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी फिर भी स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। जब स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब स्टेट लेजिस्लेचर की पूरी पावर सरेंडर होकर पार्लियामेंट के पास चली जाएगी। अब देते हैं फोर्थ पॉइंट, टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशंस। दिस प्रोविजन एनेबल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन एंड कमिटमेंट्स। तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो लॉज बना सकता है स्टेट लिस्ट के मैटर पर जब बात आएगी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को फुलफिल करने की, एग्रीमेंट्स को फुलफिल करने की, कमिटमेंट्स को फुलफिल करने की, कन्वेंशंस को फुलफिल करने की। तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत है अगर वो इंटरनेशनल कोई ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट या फिर कोई भी एक प्रॉमिस को पूरा कर रहा है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस के को मेंटेन करने के लिए कर रहा है, तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के कोई भी सब्जेक्ट पर लॉज बना सकता है, स्टेट लिस्ट के कोई भी मैटर पर इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल रिलेशंस की। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ लॉज एनेक्टेड अंडर दिस प्रोविजंस आर यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट ऑफ 1947, गिनवा कन्वेंशन एक्ट ऑफ 1960, एंटी हाईजैकिंग एक्ट ऑफ 1982 एंड लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट्स एंड ट्रिप्स। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पे जो पार्लियामेंट ने एनेक्ट किए थे ताकि वो उनकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, कमिटमेंट्स को, प्रॉमिसेस को पूरा कर सके। ऑब्वियसली बात है अगर इंटरनेशनल कोई भी ट्रीटी या फिर ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए स्टेट लिस्ट के कोई भी सब्जेक्ट पर इंटरफेयर करना पड़े तो वो कर सकती है हमारी पार्लियामेंट। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल, ये क्या गया, प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। तो जो नेशनल इमरजेंसी थी वो अंडर आर्टिकल 352 थी, ये है प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। इसको हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन द स्टेट, द पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक द लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द रिलेशन टू दैट स्टेट।
तो स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है इसको, प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। अगर प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो गया किसी स्टेट में, जब मैं इमरजेंसी का आगे चैप्टर है इमरजेंसी का चैप्टर जब आएगा तब मैं डिटेल में नेशनल इमरजेंसी को भी समझाऊंगा, स्टेट इमरजेंसी की यानी कि प्रेसिडेंट रूल को भी समझाऊंगा। स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल एक ही चीज़ का नाम है, प्रेसिडेंट रूल को ही स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। तो जब आगे इमरजेंसी आएगी मैं डिटेल में उस चैप्टर में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए याद रख लीजिए, जब प्रेसिडेंट रूल अगर कोई स्टेट के ऊपर लग जाता है तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी मैटर पर लॉज बना सकती है। किससे रिलेटेड? उस स्टेट से रिलेटेड। मतलब जो लॉज पार्लियामेंट बनाएगी सिर्फ उसी स्टेट में अप्लाई होगा जिसमें प्रेसिडेंट रूल लग गया है। सपोज कर लीजिए कोई एक स्टेट है ए, मैं यहाँ पे कोई भी स्टेट का नाम नहीं लूंगा, प्रेसिडेंट ने यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया, तो इस ए से रिलेटेड स्टेट लिस्ट के अंदर भी पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, और जो भी पार्लियामेंट लॉज बनाएगा वो इस ए स्टेट को ही अप्लाई होंगे। A law made so by the parliament continue to be operative even after the president rule। और वो लॉज, अब प्रेसिडेंट रूल लग गया उस स्टेट से रिलेटेड, स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट भी लॉज बना सकती है। तो पार्लियामेंट ने सपोज कीजिए कोई एक लॉ बना दिया, तो पार्लियामेंट का वो लॉ प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद भी ऑपरेशन में रहेगा। मतलब प्रेसिडेंट रूल खत्म होते ही वो जो लॉ है वो खत्म नहीं हो जाएगा। लॉ मेड सो बाय द पार्लियामेंट कंटिन्यूज टू बी ऑपरेटिव इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल होने के बाद भी वो लॉ जो है ऑपरेशन में रहेगा, वो लॉ खत्म नहीं होगा। दिस मीन्स दैट द पीरियड फॉर विच सच लॉ रिमेन्स इन फोर्स इज नॉट कॉन्टरमीनियस विद द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। तो इसका मतलब ये है कि वो लॉज जो पार्लियामेंट बनाती है प्रेसिडेंट रूल के दौरान, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है प्रेसिडेंट रूल के ड्यूरेशन से। बट सच लॉज कैन बी रिपील्ड, अल्टर, रीएनैक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। बट सच लॉज कैन बी रिपील्ड और अल्टर और रीएनैक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो लॉज जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं प्रेसिडेंट रूल के दौरान, प्रेसिडेंट रूल होने के बाद भी वो लॉज कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन वो तब तक कंटिन्यू रहेंगे जब तक उस स्टेट, अब प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया है, वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर आ गई, तो स्टेट लेजिस्लेचर उस लॉ को रिपील कर सकती है, अल्टर कर सकती है या फिर रीइनैक्ट कर सकती है। वो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर पर डिपेंड करता है। राज्यसभा के रेजोल्यूशन पास होने के जो रेजोल्यूशन 1 साल तक चल रहा था, उस 1 साल के पीरियड के बाद भी 6 महीने तक लॉ रहेगा वैलिड, 6 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी जो नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है उसके 6 महीने तक लॉ रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट रूल में ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद भी वो लॉ फोर्स में रहेगा, तब तक फोर्स में रहेगा जब तक स्टेट लेजिस्लेचर उसको खत्म ना कर दे या फिर कोई चेंज ना कर दे या फिर उसको हटा ना दे। तो वो स्टेट लेजिस्लेचर की मर्जी है, अगर चाहे स्टेट लेजिस्लेचर तो उसको रख भी सकती है। सेंटर कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन। पहली चीज़ तो ये हो गई कि पार्लियामेंट स्टेट की लिस्ट पर लॉज बना सकता है 5 एक्स्ट्रॉर्डनरी अब नॉर्मल कंडीशंस में। पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर, मैटर्स पर लॉ बना सकता है, और वो पांच केसेस थे जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगा, जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में होगी, या तो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट जो है खुद रिक्वेस्ट कर दें कि आप लॉ बनाइए, या फिर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए, या फिर प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। अब दूसरी चीज़, सेंटर जो है कुछ कंट्रोल भी करता है स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट लेजिस्लेचर हर एक स्टेट के पास अपनी अपनी स्टेट लेजिस्लेचर होती है जहाँ पे एमएलए बैठते हैं और लॉज बनाते हैं उस स्टेट के रेस्पेक्ट में। तो स्टेट लेजिस्लेचर की वर्किंग के ऊपर सेंटर का थोड़ा कंट्रोल होता है। सेंटर जो है स्टेट लेजिस्लेचर की वर्किंग को इन्फ्लुएंस करता है। वो कैसे करता है हम नीचे देखते हैं। बिसाइड्स द पार्लियामेंट पावर टू लेजिस्लेट डायरेक्टली ऑन द सब्जेक्ट्स अंडर एक्सेप्शनल सिचुएशन, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सेंटर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेटिव मैटर्स इन द फॉलोइंग वे। पहली चीज़ तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो लॉज बना सकती है उन सब्जेक्ट्स पर, उन मैटर्स पर जो स्टेट को दी गए हैं एक्सेप्शनल सिचुएशंस में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस में। इससे हटकर भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेंटर को, तो सेंटर जो है स्टेट लेजिस्लेचर की वर्किंग को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सेंटर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेटिव मैटर्स इन द फॉलोइंग वेज। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर को ये ताकत देता है कि वो एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब कंट्रोल कर सकता है, सेंटर जो है कंट्रोल कर सकता है स्टेट्स को उनके लेजिस्लेटिव मैटर्स पर, मतलब लॉ बनाने के मैटर्स पर। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे लक्ष्मीकांत में टोटल 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए लक्ष्मीकांत का, द गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल passed by the state legislature for the consideration of president. It must be noted here that the president enjoy absolute veto over such bill. Article 200 and Article 201. तो गवर्नर जो है एक एजेंट की तरह काम करता है सेंटर का। गवर्नर जो है सेंटर का एजेंट होता है और वो काम करता है स्टेट्स में करता है। तो गवर्नर को अपॉइंट भी सेंटर ही करता है। हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गवर्नर को अपॉइंट करती है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलए बैठते हैं, वो लॉज बनाते हैं, लॉज को पास कराते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर ने एक लॉ पास कराया, वो जाएगा गवर्नर के पास, गवर्नर उसको साइन करेगा। लेकिन गवर्नर रिजर्व कर सकता है उस बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर ने एक बिल पास किया, बिल पास करिए, लॉ तो वो खैर बना नहीं है अभी तक, गवर्नर के सिग्नेचर के बाद बनेगा। तो स्टेट लेजिस्लेचर ने एक बिल पास किया, वो गया गवर्नर के पास, गवर्नर ने उसको साइन नहीं किया है। उसने कहा कि ये बिल मैं रिजर्व करता हूं प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, मतलब उस पर साइन करेंगे प्रेसिडेंट। तो
प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए गवर्नर ने रख दिया। इट मस्ट बी नोटेड दैट द प्रेसिडेंट एंजॉय एब्सोल्यूट वीटो ओवर सच बिल। तो एब्सोल्यूट वीटो का ये मतलब है कि अब गवर्नर उस पर साइन नहीं कर रहा है, प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करेंगे। तो प्रेसिडेंट चाहे तो उस पर साइन करे, उनकी मर्जी, चाहे तो वो स्टेट लेजिस्लेचर को वापस दे दे कि ये बिल प्रेसिडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, आप इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करके इसको अल्टर करके फिर प्रेसिडेंट के पास भेजिए। अगर फिर बिल स्टेट लेजिस्लेचर के पास वापस चले गया, स्टेट लेजिस्लेचर ने उसमें थोड़े चेंजेस किए, फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा, तो तभी भी प्रेसिडेंट के ऊपर ये जरूरी नहीं है कि सेकंड टाइम भी वो उस पर साइन कर दे, वो फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज सकते हैं। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। मतलब उस बिल को वापस भेजने का पूरा हक है प्रेसिडेंट के पास, और वो चाहे तो साइन करे चाहे तो साइन ना करे। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। मतलब पूरी प्रेसिडेंट की मर्जी है, वो चाहे तो उसको कितनी बार चेंज कराए, कितनी बार वापस भेजे, ये प्रेसिडेंट की मर्जी। The state bill imposing restrictions on the freedom of trade, commerce, intercourse with the state or within the state can be introduced in the legislature of states only with the previous sanction of the president। तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है जो बिल फ्रीडम ऑफ ट्रेड मतलब ट्रेड करने का, कॉमर्स करने का, इंटरकोर्स करने का स्टेट के अंदर या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में। द स्टेट बिल imposing restrictions on the freedom of trade, commerce, intercourse with that state or within the state can be introduced in the state legislature। मतलब ऐसा बिल जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड को रोक रहा है, कॉमर्स को रोक रहा है, इंटरकोर्स को रोक रहा है उस स्टेट के अंदर या फिर दूसरे स्टेट्स के साथ, उसको उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर में तभी लाया जा सकता है जब उसके पास प्रीवियस सैंक्शन हो, मतलब प्रायर परमिशन हो प्रेसिडेंट की। मतलब प्रेसिडेंट की परमिशन से ही वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ये आर्टिकल 304 में लिखा हुआ है। Center can direct the states to reserve the money bill or other financial bills passed by the state legislature for the president consideration during an financial emergency। तो एक होती है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, एक होती है प्रेसिडेंट रूल जिसे हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं अंडर आर्टिकल 356, और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। तो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई अंडर आर्टिकल 356 तो सेंटर के पास ये ताकत है कि सेंटर स्टेट्स को डायरेक्शंस दे सकते हैं कि जो भी मनी बिल स्टेट लेजिस्लेचर में पास होगा या फिर दूसरे फाइनेंशियल बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर में पास होंगे, मनी बिल या फाइनेंशियल बिल्स, उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रोक सकते हैं। सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट्स टू रिजर्व द मनी बिल अदर फाइनेंशियल बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान सेंटर जो है फाइनेंशियल मैटर्स पर लॉ बनाने की जो स्टेट की ताकत है उस पर भी इंटरफेयर कर सकता है। द गवर्नर कैनॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट इन सर्टेन केसेस। तो जो गवर्नर है वो सेंटर का एजेंट है, सेंटर ही अपॉइंट करता है स्टेट्स में। तो गवर्नर जो है वो गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करता है अंडर आर्टिकल 213 में, और प्रेसिडेंट इशू करते हैं ऑर्डिनेंस अंडर 123 में। ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। 123 के अंदर जो है प्रेसिडेंट इशू करते हैं ऑर्डिनेंस, और 213 के अंदर गवर्नर इशू करते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब एक ऑर्डर हो गया। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑर्डिनेंस क्या है। ऑर्डिनेंस जनरली तब लगाया जाता है जब स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर ऑर्डिनेंस तब इशू करते हैं जब स्टेट लेजिस्लेचर फंक्शन में नहीं है, चाहे तो डिसॉल्व हो गई या सस्पेंड हो गई, कुछ भी हो सकता है। जब स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होती है तो गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। जब पार्लियामेंट वर्किंग में नहीं होती है तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। तो गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के, बिना प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शंस में, थोड़े सर्टेन केसेस में, थोड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी केसेस में। तो आर्टिकल 213 में ही लिखा हुआ है ये। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज असाइंड अ पोजीशन ऑफ सुपीरियरिटी टू द सेंटर इन द लेजिस्लेटिव स्फीयर। तो हमने ऊपर में इतना सब देखा, तो इतना सब देखने से एक जनरल माइंड में हमें ये बात आ गई है, हमारे जो है कॉमन सेंस में भी हम ये कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है एक सुपीरियर पोजीशन दी है सेंटर को और इन्फीरियर पोजीशन दी है स्टेट्स को। किसमें? लेजिस्लेटिव स्फीयर्स में। मतलब लॉ बनाने की ताकत में जो सेंटर को है वो ज़्यादा ताकत दी गई है, स्टेट्स को थोड़ी कम ताकत दी है। किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। इन दिस कंटेक्स्ट द सरकारिया कमीशन ऑन द स्टेट रिलेशंस हैव ऑब्जर्व्ड 1983 से 88। तो एक सरकारिया कमीशन था सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर ये बैठा था, तो 1983 से 88 तक ये बैठा था। तो उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, द रूल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी इज अ टेक्निक टू अवॉइड एब्सर्डिटी, रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड एंश्योर द हार्मोनी बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट लॉज। तो फेडरल सुप्रीमेसी का क्या मतलब है? फेडरल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सुप्रीमेसी है, जो उसका डोमिनेंस है ओवर द स्टेट, डोमिनेंस तो नहीं कहना चाहिए, जो सुप्रीमेसी है फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सुप्रीमेसी है वो एक ऐसी टेक्निक है जिससे कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट को रोका जा सकता है। और ये जो फेडरल सुप्रीमेसी है ये ज़रूरी है, जिससे हार्मोनी रहेगी यूनियन और स्टेट लॉज में। अगर ये फेडरल सुप्रीमेसी को हटा दिया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूटिंग सिचुएशंस आ जाती है। इफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनियन सुप्रीमेसी इज एक्सक्लूडेड, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट द deleterious results. There will be every possible of two-tier political system being stultified by the interference, strife, legal chaos, confusion caused by the host and conflicting laws, much to be bewilderment of the common citizens. मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो फेडरल सुप्रीमेसी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर की जो सुप्रीमेसी है, इसको अगर आप हटा दोगे, इसको आप एक्सक्लूड कर दोगे तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाएगी, बहुत सारे जो है कन्फ्यूजन हो जाएगा, इंटरफेरेंस, एक बेमतलब का इंटरफेरेंस आ जाएगा और इसका जो इन्फ्लुएंस है वो कॉमन सिटीजन्स पर पड़ेगा। हम सिटीजन्स को मुश्किल झेलनी पड़ेगी।
Integrated legislative policy and uniformity on the basic issues of the common union and state concerns will be stemmed. The federal principle of unity in diversity will be very much casualty. This rule of federal supremacy therefore is an indispensable for the successful functioning of the federal system. Report on the Commission on the Center State Relation Part 1 Government of India 1988. तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड से ये कहा गया है कि सरकार या कमीशन ने ये कहा कि ये जो फेडरल सुप्रीमेसी है ये ज़रूरी है, और अगर इसको आप हटा दोगे तो हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो सक्सेसफुली वर्क नहीं करेगा। हमारा जो फेडरल सिस्टम है इसको सही से वर्क करने के लिए, स्मूथली फंक्शन करने के लिए फेडरल सुप्रीमेसी की ज़रूरत है, मतलब सेंटर को स्ट्रांग रहना ज़रूरी है। अब हमने सेंटर स्टेट रिलेशन में से लेजिस्लेटिव रिलेशंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।